हेलो फ्रेंड्स, चलिए करते हैं स्टार्ट आज की अपनी इस क्लास को। जैसा कि आपको याद होगा कि लास्ट क्लास अपन लोगों ने मैक्रो इकोनॉमिक्स की एक नई नवीली सुंदर सी बहुत प्यारी सी सीरीज को स्टार्ट किया, जहां पर हम लोग पूरी की पूरी मैक्रो इकोनॉमिक्स कवर करने वाले हैं। आप चाहे बीकॉम ऑनर्स के हो, प्रोग्राम के हो, बीए के हो, बीएससी के हो, या फिर आपके पास जीई जेनरिक इलेक्टिव नाम का सब्जेक्ट हो, ये एक मैक्रो इकोनॉमिक्स सीरीज आप सभी के लिए, यस आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा खास, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इवन आप चाहे पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल के हो या फिर चाहे आप यूजीसी नेट के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तब भी ये सीरीज आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है। बिकॉज मैक्रो इकोनॉमिक्स तो मैक्रो इकोनॉमिक्स है, अब वो अलग अलग कोर्स में है, लेकिन चीज तो वही है ना, मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो लास्ट क्लास अपन लोगों ने मैक्रो इकोनॉमिक्स नाम की सीरीज को स्टार्ट किया, और जिसमें कि हमने अपना चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया, इंट्रोडक्शन टू मैक्रो इकोनॉमिक्स। बिकॉज हमको कोई बुक स्टार्ट कर रहे हैं तो पहला उसका इंट्रोडक्शन पता होना चाहिए। मैक्रो इकोनॉमिक्स का पूरा मतलब क्या है, लास्ट क्लास मैंने बताया कि भाई जब पूरे देश के लेवल की स्टडी करें, एक इंडिविजुअल लेवल की, एक छोटे से परिवार की या एक छोटे से इंसान की स्टडी नहीं कर रहे, अब पूरे देश की स्टडी कर रहे हैं। तो भाई साहब जब स्टडी पूरे देश की करेंगे तो मैक्रो इकोनॉमिक्स को पढ़ना पड़ेगा। और फिर हमने स्टार्ट करे थे मैक्रो इकोनॉमिक्स के कुछ मेजर इश्यूज कि मैक्रो इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ते हैं, ऐसे कौन कौन से इशू है जो मैक्रो इकोनॉमिक्स सॉल्व करेगा, मैक्रो इकोनॉमिक्स कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, वो सारी बात हम लोग जानने वाले हैं। जिसमें कि हमने लॉन्ग रन इकोनॉमिक ग्रोथ लास्ट क्लास कवर कर लिया, दूसरा हमने बिजनेस साइकिल भी लास्ट क्लास कवर कर लिया। अब आज हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के और भी जो अदर इश्यूज है भाई साहब उनकी बात करने जा रहे हैं। तो भैया इंतजार किस बात का, चलिए करते हैं स्टार्ट अपने तीसरे मैक्रो इकोनॉमिक्स के मेजर इशू को, जिसका नाम है अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी। अब भैया सबसे पहले ये बताओ, ये अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, ये अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है? अरे नालायको, जो तुम इस समय हो ना, तुम बेरोजगारी तो। अरे अनएम्प्लॉयमेंट का सिंपल सा मतलब भाई साहब ये है कि मैं जॉब करना चाहता हूं, मेरे को जॉब की नीड है, मैं काम करना चाहता हूं, लेकिन फिर भी मेरे को जॉब नहीं मिल पा रही, फिर भी मुझे काम नहीं मिल पा रहा और मैं काम नहीं कर पा रहा। तो भाई मैं कौन हूं, मैं कौन हूं? मैं बेरोजगार हूं। समझ में आ गया? तो ऐसे केसेस में जब इंसान काम करना चाहे और उसे कोई काम ना मिल पाए तो उस व्यक्ति को बेरोजगार कहते हैं। और ये बेरोजगारी, ये अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत ही बड़ा इशू है मैक्रो इकोनॉमिक्स का। अगर मैं इसकी स्टार्टिंग की बात करूं तो आपको मैं एक थोड़ी सी कहानी के टाइप में समझाता हूं कि यूएस की बात है। यूएस से आप जानते हो अमेरिका में एक टाइम ऐसा था जहां पे शेयर मार्केट के दाम काफी बढ़, शेयर मार्केट आप तो जानते होगे, थोड़ा बहुत तो जानते होगे। तो अमेरिका में शेयर मार्केट में जो है, शेयर मार्केट काफी बढ़ रही थी, शेयर मार्केट काफी ज्यादा बढ़ रही थी, बहुत ही ज्यादा शेयर मार्केट का लेवल बढ़ रहा था कि लोग अपना पैसा शेयर मार्केट में डालते थे और बहुत ही ज्यादा, कई मल्टीपल पैसा अपना शेयर मार्केट से निकालते थे। अमेरिका की शेयर मार्केट बहुत बढ़ रही थी, बहुत बढ़ रही थी, बहुत बढ़ रही थी। लेकिन एक टाइम ऐसा आया कि अमेरिका की शेयर मार्केट ने क्रैश होना स्टार्ट किया, और जितना वो बड़ी नहीं थी ना, उससे ज्यादा तो अमेरिका की शेयर मार्केट क्रैश हो गई थी। अब अमेरिका एक ऐसा देश है जिससे पूरे के पूरे वर्ल्ड कनेक्टेड है। अमेरिका से हर देश कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से कनेक्टेड है। तो 1930 में अमेरिका की शेयर मार्केट ने क्रैश होना स्टार्ट किया, शेयर मार्केट ने गिरना स्टार्ट किया। और वो शेयर मार्केट ऐसे गिरी, ऐसे गिरी, ऐसे गिरी कि अमेरिका की हालत खराब हो गई। और अमेरिका नहीं, अमेरिका के साथ साथ जो भी देश कनेक्टेड थे उन सब की हालत खराब हो गई। अमेरिका नहीं, पूरे वर्ल्ड में मंदी आ गई, पूरे विश्व में, पूरे के पूरे विश्व में सभी कंट्रीज में डिप्रेशन आ गया। उस समय को बोलते हैं द ग्रेट डिप्रेशन। 1930 का द ग्रेट डिप्रेशन उसको कहा जाता है, 1930 की महामंदी, कि ऐसा डिप्रेशन शायद आज तक अगेन देखने को नहीं मिला। उस डिप्रेशन में बहुत सारी चीज सामने हुई और उस डिप्रेशन में बेरोजगारी का लेवल, अनएम्प्लॉयमेंट का लेवल काफी बढ़ गया। बिकॉज ऐसी मंदी आई, ऐसा डिप्रेशन आया कि ये डिप्रेशन कभी देखा भी नहीं था। अनएम्प्लॉयमेंट का लेवल काफी बढ़ा, बहुत ज्यादा बेरोजगारी अमेरिका में और पूरे के पूरे वर्ल्ड में बहुत ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट फैल गई। और इस चीज को स्टडी करने के लिए ही आपके जेएम कीन सामने आए थे।
1936 में आपको याद लास्ट क्लास में 1930 में डिप्रेशन आया और उस डिप्रेशन की स्टडी करने के लिए जेम्स कीन्स सामने आए। 1936 में जेम्स कीन्स ने अपनी किताबें लिखी, मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में बताया। तो 1930 में जो डिप्रेशन आया, उस डिप्रेशन से बहुत ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट हुई और उस अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से, उस अनएम्प्लॉयमेंट को सॉल्व करने के लिए, उस ग्रेट डिप्रेशन से बाहर आने के लिए एक सब्जेक्ट का जन्म हुआ, एक कंसेप्ट का जन्म हुआ जिसको बोलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। यस, एक्चुअल में मैक्रो इकोनॉमिक्स की शुरुआत ही 1930 के ग्रेट डिप्रेशन की वजह से हुई है। मैक्रो इकोनॉमिक्स की शुरुआत ही अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से हुई है, देन मैक्रो इकोनॉमिक्स सामने आई। जेम्स कीन्स ने हमारे सामने मैक्रो इकोनॉमिक्स रखी और आज उनको मैक्रो इकोनॉमिक्स का फादर भी माना जाता है। और फिर मैक्रो इकोनॉमिक्स ने ऐसे ऐसे टूल्स दिए, ऐसे ऐसे मेथड्स दिए कि आज हम अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन से अगर बाहर आना है तो हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की हेल्प को ले सकते हैं। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में एक सबसे बड़ा तीसरा मेजर इशू अनएम्प्लॉयमेंट भी है। अनएम्प्लॉयमेंट भी कहीं ना कहीं या मेनली मैक्रो इकोनॉमिक्स का ही पार्ट माना जाता है। ठीक है, जरा एक बार इसको पढ़ेंगे क्या लिखा है। ठीक है, तो यहां पर बच्चा लोग लिखा है कि अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब है कि वो नंबर ऑफ पीपल, वो लोग जो काम करने के लिए अवेलेबल तो हैं, ठीक है, एक्टिवली सीकिंग वर्क, काम ढूंढ रहे हैं, बट कैन नॉट फाइंड जॉब, लेकिन उन्हें काम मिल नहीं पा रहा है। ठीक है, हमने पहला अपना इशू क्या पढ़ा? ग्रोथ। दूसरा इशू क्या पढ़ा? बिजनेस साइकिल। तो ग्रोथ और बिजनेस साइकिल के अलावा जो अपना थर्ड मेजर इशू है वो बच्चों क्या है? प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। समझ में आ गया? आगे बोलता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो है फ्लक्चुएट होती है, वही अपनी बिजनेस साइकिल कभी बूम पे है, कभी पीक पे है, ठीक है, कभी डिप्रेशन में है, ठीक है, स्लम्प है। तो अपनी जो बिजनेस साइकिल जो ऐसे ऐसे ला 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 ला, तो जो बिजनेस साइकिल जो ऊपर नीचे होती है उससे हमारी एम्प्लॉयमेंट पे प्रभाव पड़ता है। अगर हम बूम पर है, काफी ऊंचे शिखर पे है, तो बाहर देश में एम्प्लॉयमेंट ज्यादा होगी, बेरोजगारी कम होगी। और हम बिल्कुल डाउन पे है, डिप्रेशन में है, तो देश में अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा होगी और एम्प्लॉयमेंट कम होगी। तो जो बोलता है जो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज है उससे हमारे लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट पे प्रभाव पड़ता है, लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट अफेक्ट होता है। आगे बोलता है जो मैक्रो इकोनॉमिक्स का डेवलपमेंट है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स ओरिजिनली तो जो मैक्रो इकोनॉमिक्स का डेवलपमेंट हुआ है वो ओरिजिनली 1930 में आए अनएम्प्लॉयमेंट और डिप्रेशन की वजह से हुआ कि 1930 में ऐसा डिप्रेशन आया, ऐसी अनएम्प्लॉयमेंट आई कि मैक्रो इकोनॉमिक्स को जन्म लेना पड़ा। ठीक है, द हाईएस्ट एंड द मोस्ट प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट अकर्ड ड्यूरिंग द ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1930। 1930 के ग्रेट डिप्रेशन में भाई बहुत लंबे समय के लिए रही थी बेरोजगारी। और सुनो, बेरोजगारी की परसेंटेज क्या थी? लगभग 1933 में कैलकुलेट किया तो लगभग भाई साहब 25% लोग बेरोजगार थे। मतलब हर 4 बंदों में से एक बंदा, ये तो हो गया 25%, इतनी मैथ तो आती होगी ना, कि हर 4 बंदों में से एक बंदा जो है बेरोजगार था, पूरे देश में अनएम्प्लॉयड था। ठीक है, आगे बोलता है मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द ऑफस्प्रिंग ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। ऑफस्प्रिंग आप समझ सकते हो कि चाइल्ड बोल लो, संतान बोल लो, कि मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट से ही मैक्रो इकोनॉमिक्स ने ऑफस्प्रिंग मतलब क्या? मैक्रो इकोनॉमिक्स ने अनएम्प्लॉयमेंट से ही जन्म लिया कि अनएम्प्लॉयमेंट देश में हुई, पूरे वर्ल्ड में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा और मैक्रो इकोनॉमिक्स ने जन्म लिया। Main method of reducing unemployment during 1930s was the intervention of the government in the economic activities। फिर उसके बाद क्या हुआ? उस अनएम्प्लॉयमेंट को कम करने के लिए गवर्नमेंट ने, सरकार ने इकोनॉमिक एक्टिविटीज में इंटरफेयर करना स्टार्ट किया और तब जाके जो है उस ग्रेट डिप्रेशन से पूरा का पूरा वर्ल्ड और स्पेशली यूएस बाहर आ पाया। समझ में आ गया? अनएम्प्लॉयमेंट देखो आपके माइंड में आता होगा, अनएम्प्लॉयमेंट तो वो प्रॉब्लम है जो लेस डेवलप देश में देखी जाती है, जैसे कि भारत है, पाकिस्तान है, यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट देखी जाएगी। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट का संबंध अमेरिका से कहाँ है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अनएम्प्लॉयमेंट एक ऐसी प्रॉब्लम है जो लेस डेवलप और मोर डेवलप दोनों ही देशों में देखी जा सकती है। अमेरिका में देख लो,
1930 में ऐसी हालत हुई कि अमेरिका में इतनी ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई। तो अनएम्प्लॉयमेंट का ऐसा नहीं है, हाँ बस ये फर्क है कि किसी देश में अनएम्प्लॉयमेंट का लेवल ज्यादा होता है और किसी देश में अनएम्प्लॉयमेंट का लेवल कम हो, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट हर एक देश जो है फेस करता है। तो लिखा हुआ है कि अनएम्प्लॉयमेंट इज नॉट अ फीचर ऑफ लेस डेवलप्ड कंट्रीज लाइक इंडिया, इट इज एन इक्वली इंपॉर्टेंट इशू फॉर डेवलप्ड कंट्रीज। तो बोलता है कि जो डेवलप कंट्रीज है, यूएस है, यूके है, उनके लिए भी अनएम्प्लॉयमेंट एक मेजर इशू है। अनएम्प्लॉयमेंट इज अ सिग्निफिकेंट मैक्रो इकोनॉमिक्स इशू दैट कंसर्न्स ऑल इकोनॉमिक्स ऑफ वर्ल्ड। अनएम्प्लॉयमेंट जो है मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक बहुत ही सिग्निफिकेंट इशू है। मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम अनएम्प्लॉयमेंट को इग्नोर नहीं कर सकते क्योंकि हर देश इस प्रॉब्लम को फेस करता है और हर देश को मैक्रो इकोनॉमिक्स की नॉलेज होनी चाहिए अनएम्प्लॉयमेंट से बाहर आने के लिए। तो थर्ड आपकी प्रॉब्लम थी अनएम्प्लॉयमेंट वाला मेजर इशू। होपफुली ये अनएम्प्लॉयमेंट वाला मेजर इशू आपको समझ में आ गया होगा। तो मैं कह रहा हूं ना, अभी आपकी स्टार्टिंग है, अभी आप इन चीज के ऊपर पूरे प्रॉपर चैप्टर पढ़ोगे, आप अभी अनएम्प्लॉयमेंट को बहुत डिटेल में आगे पढ़ने वाले हो। जैसे जैसे टाइम बीतेगा आपको चीज समझ में आना स्टार्ट हो जाएगी। आप ये समझ लो, अभी मैं सिर्फ आपको आपके सब्जेक्ट का, आपके सिलेबस का एक ओवरव्यू दे रहा हूं कि ये टॉपिक है जो आपको पढ़ने हैं। सिर्फ टॉपिक की थोड़ी बहुत बातें लिख दी मैंने आपको और समझाने का ट्राई किया। बाकी इन सभी टॉपिक को, बिजनेस साइकिल है, नेशनल इनकम है, इन्फ्लेशन है, अनएम्प्लॉयमेंट है, ये सभी के सभी टॉपिक आप आगे जाके पूरे इनके ऊपर चैप्टर पढ़ोगे, वहां पे आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो यहां पे जितना समझ में आ रहा है उतना ठीक है, नहीं आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं है यार, मैं हूं ना, पूरा कोर्स कराऊंगा भाई साहब, एंड तक आते आते ना मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर परफेक्ट हो जाओगे। ठीक है, चलो अगर आपको उसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए, तो आपने अनएम्प्लॉयमेंट वाले मेजर मैक्रो इकोनॉमिक्स इशू को भी समझ लिया। अब भैया बढ़ते हैं अपने अगले इशू की ओर, दैट इज इन्फ्लेशन। अब ये इन्फ्लेशन क्या होता है हमको भैया पता ही नहीं। बेटा इन्फ्लेशन का मतलब कीमतों का बढ़ना। जब गुड्स के प्राइस लगातार बढ़ते हैं, जब वस्तु के प्राइस लगातार बढ़ते हैं, वस्तु महंगी होती है, उनके भाव बढ़ते हैं, तो इसको बोलते हैं इन्फ्लेशन। ये पेन बेटा मानो 100 रुपए का है, अगर ये बढ़ के 150 का हो जाए, 200 का हो जाए, तो इसको इन्फ्लेशन कहा जाता है। इन्फ्लेशन बेटा अपने आप में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और मैक्रो इकोनॉमिक्स ने इन्फ्लेशन वाली प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए भी मेथड दिए हैं, उपाय बताए हैं। सबसे पहली बात, जब इन्फ्लेशन बढ़ती है तो इन्फ्लेशन जब होती है, जब प्राइस बढ़ते हैं तो प्राइस के बढ़ने से जो मनी की वैल्यू है, जो पैसे की वैल्यू है, वो कम हो जाती है। जैसे कि मान लो पहले 100 रुपए का एक पेन आता था, तो 100 रुपए की वैल्यू थी भाई, 100 रुपए में ना एक पेन मिल जाता है। अब मान लो ये पेन मिलता है 500 रुपए का, तो अब मनी की वैल्यू घट गई कि भाई अब इस पेन के लिए 100 रुपए कुछ नहीं है, कोई औकात नहीं है 100 रुपए की, अब तो 500 पे करने पड़ेंगे। इट मींस क्या, 100 रुपए की औकात घट गई, 100 रुपए की वैल्यू घट गई। पहले जहां 100 रुपए में एक पेन आता था, अब 100 रुपए में वो पेन नहीं आ रहा, अब मेरे को 100 के 5 नोट, इट मींस क्या, 500 रुपए पे करने पड़ेंगे। तो जब महंगाई बढ़ती है तो मनी की वैल्यू कम होती है, मनी की औकात कम होती है, उस मनी से जितना पहले खरीद सकते थे अब उतना खरीद नहीं पाते। और इसी के साथ साथ जैसे जैसे प्राइस बढ़ते हैं तो बेटा परचेजिंग पावर, लोगों के खरीदने की क्षमता भी कम होती है। अगर गुड्स के प्राइस बढ़ेंगे तो मैं कम सामान खरीद पाऊंगा। पहले जो है मेरे पास जो इनकम थी, मैं उस इनकम से अपने घर का पूरा राशन भर लेता था और सेविंग भी कर लेता था। लेकिन जैसे ही देश में प्राइस बढ़ना स्टार्ट हुए, अब मेरी परचेजिंग पावर कम हो गई, कीमतें बढ़ रही है, अब मैं अपने घर का पूरा राशन नहीं भर पा रहा, मैं कुछ सेविंग भी कर नहीं पा रहा क्योंकि देश के अंदर महंगाई बढ़ गई। तो जब प्राइस बढ़ते हैं तो बेटा मनी की वैल्यू, रुपीस की वैल्यू कम होती है और एक इंसान की परचेजिंग पावर, खरीदने की क्षमता भी कम हो जाती है और इंसान की जिंदगी थोड़ी बेकार होने लग जाती है। बिकॉज इस बढ़ती महंगाई में उसके पास इनकम का कोई सोर्स नहीं है, महंगाई बढ़ रही है और उसकी परचेजिंग पावर कम हो रही है। इतनी बात समझ में आती है? तो इन्फ्लेशन का मतलब तो बच्चों आपको क्लियर है। और जब ये महंगाई बहुत बढ़ जाए किन्हीं देशों में, तो ऐसा भी पाया गया है कि भाई साहब जो महंगाई है वो इस स्पीड से बढ़ी कि हर दिन महंगाई बढ़ रही है, हर दिन प्राइस डबल हो रहे हैं। इवन दिन छोड़ो, घंटों के हिसाब से महंगाई बढ़ रही है, हर घंटे प्राइस बढ़ रहे हैं। किन्हीं देश में ऐसी स्थिति भी पाई गई है। ऐसी स्थिति को बच्चों बोलते हैं हाइपर इन्फ्लेशन, कि जब महंगाई ऐसी बढ़े 1000%, 1,00,000%, 10,00,000%, यस,
1%, 2% नहीं बोलना मैं, 1000%, 10,000%, 10,00,000%, ऐसे ऐसे महंगाई बढ़े। तो ऐसी स्थिति को बच्चों हाइपर इन्फ्लेशन कहते हैं। और जब जब हाइपर इन्फ्लेशन की बात आएगी और मेरे मुंह से जिम्बाब्वे देश का नाम ना निकले, ये बात तो गलत है। जिम्बाब्वे एक ऐसी कंट्री है जिसने हाइपर इन्फ्लेशन को फेस किया। ये जिम्बाब्वे का मैंने गूगल पे खोला है, ठीक है, जिम्बाब्वे इन्फ्लेशन। सबसे पहले आप इसका चार्ट देखो। स्टार्टिंग में जिम्बाब्वे में कुछ इस प्रकार की महंगाई की रेट थी, लेकिन जैसे ही जिम्बाब्वे में समस्या आई तो आप इस चार्ट को जरा देखेंगे, अरे कि ये देखो बिल्कुल कैसे ये ऊपर की ओर गया, बिल्कुल जो महंगाई है कैसे ऊपर की ओर जो है बढ़ी। लिखा है 98% की डेली 98% महंगाई बढ़ रही थी। अब आधे बच्चों का माइंड में क्वेश्चन आ रहा है, ये भैया इन्फ्लेशन रेट अगर 6% है, 5% है, 10%, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब भी मैं आपको जरा बताता हूं। देखो, अगर मैंने बोला कि भारत में, इंडिया में, अगर मैंने बोला कि इंडिया में जो इन्फ्लेशन रेट है वो 6% पर एनम है, इंडिया में जो इन्फ्लेशन रेट है वो 6% पर एनम है, तो उसका मतलब यह है कि लास्ट ईयर जो भी कोई गुड्स थी, इस साल करंट ईयर में वो गुड्स के जो प्राइस हो गए वो 6% ज्यादा हो गए। इट मींस अगर लास्ट ईयर कोई वस्तु 100 रुपए की मिल रही थी और भारत में इन्फ्लेशन 6% से बढ़ी, तो इस साल वो वस्तु 6% महंगी मिलेगी। इट मींस 100 रुपए की थी तो इस साल 6% महंगी, मतलब क्या, इस साल वो वस्तु 106 रुपए की मिलेगी। तो इन्फ्लेशन रेट का मतलब है कि लास्ट ईयर के जो आपके प्राइस थे, और मैंने बोला इन्फ्लेशन रेट हमारी 6% है, तो इस साल मोस्टली गुड्स के प्राइस लगभग 6% से बढ़ गए। ये होता है इन्फ्लेशन रेट का मतलब कि लास्ट ईयर से इस साल कितने परसेंट गुड्स के प्राइस बढ़ गए। तो नॉर्मली इन्फ्लेशन की रेट 5% या 6% होती है नॉर्मली, ठीक है। अगर इन्फ्लेशन की रेट 1% है, 2% है तो अच्छी बात है, इन्फ्लेशन की रेट कम है। अगर 5% है, 6% है, 10% है तो उसको नॉर्मल मानते हैं। लेकिन अगर इन्फ्लेशन की रेट 20% है, 50% है, 100% है, 1000% है, 1,00,000% है, तो ये एक देश के लिए अच्छी स्थिति नहीं है। ऐसे इन्फ्लेशन को अपन लोग हाइपर इन्फ्लेशन कहते हैं। समझ में आ गया? और इन इन्फ्लेशन को सॉल्व करने के लिए मैक्रो इकोनॉमिस्ट ने टूल्स दिए हैं। मैक्रो इकोनॉमिस्ट के पास फिस्कल पॉलिसी है और मॉनेटरी पॉलिसी है। ये दोनों पॉलिसी क्या होती है आपको बताया जाएगा। फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी की हेल्प से अपन लोग इन्फ्लेशन की इन प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। क्या लिखा है? इन्फ्लेशन का मतलब है जब जनरल राइज इन प्राइस ऑफ ऑलमोस्ट ऑल द कमोडिटीज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। जब एक समय के बाद गुड्स के प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं उसको इन्फ्लेशन कहते हैं। इससे क्या होता है? वैल्यू ऑफ मनी, हमारी मनी की वैल्यू, जहां पे पहले 100 रुपए की औकात थी कुछ, कि पहले 100 रुपए में कुछ आ रहा था अब नहीं आ रहा, तो भैया वैल्यू ऑफ मनी घट गई, हमारी परचेजिंग पावर भी घट गई। अब हम ज्यादा खरीद नहीं पा रहे, अब हम बीवी को अपना जो है गहने साड़ी नहीं दिलवा पा रहे, महंगाई बहुत बढ़ गई। समझ में आ रहा है ना? लहंगा वहंगा नहीं दिलवा पा रहे। तो इससे क्या होता है? महंगाई के बढ़ने से मनी की वैल्यू घट जाती है और एक मनुष्य की, एक इंसान की परचेजिंग पावर भी घट जाती है। इन्फ्लेशन अफेक्ट्स पीपल डिफरेंटली। यस, इन्फ्लेशन अलग अलग लोगों को अलग अलग तरीके से अफेक्ट करता है। एक व्यक्ति है जिनका नाम है सीएन वकील। सीएन वकील ने इन्फ्लेशन को एक इनविजिबल रॉबरी कहा है। इनविजिबल रॉबरी का मतलब क्या है? कि आपके पास पैसा, देखो रॉबरी माने क्या? हमारा पैसा लुट जाना, हमारा पैसा चोरी हो जाना, हमारा पैसा कम हो जाना। सीएन वकील इन्फ्लेशन को एक इनविजिबल रॉबरी कहते हैं। इनका मतलब क्या है? कि आपके पास से पैसा चोरी नहीं हो रहा, आपके पास से कोई इंसान आके चोरी करके नहीं जा रहा, आपके पास जो पैसा पड़ा है वो ऑटोमेटिकली कम हो रहा है। ऑटोमेटिकली कम जैसे कि जैसे जैसे महंगाई बढ़ेगी और आपके पास जो पैसा है उसकी वैल्यू कम होती जाएगी। अगर मान लो आज आपके पास 1 लाख रुपए है तो आपके पास उसकी वैल्यू है कि भाई 1 लाख में सामान आ जाएगा। लेकिन अगर देश में महंगाई बढ़ी और अच्छी खासी महंगाई बढ़ी तो 1 लाख रुपए की कोई वैल्यू नहीं होगी, आपकी मनी की वैल्यू कम होगी। अब 1 लाख रुपए आपके लिए कोई भी मायने नहीं रखते। इट मींस देखा जाए तो आपके पास पैसा कम हो गया, फिजिकली तो आपके पास 1 लाख है, लेकिन देखा जाए
परचेजिंग पावर के तौर पे 1 लाख की जो वैल्यू पहले थी अब वो वैल्यू नहीं है, आपका पैसा कम हो गया। आपके पैसे की चोरी तो नहीं हुई, लेकिन इसको एक प्रकार से रॉबरी कहा जाएगा कि इनविजिबल रॉबरी, कि आपका पैसा कम हो गया और आपको पता भी नहीं चला, आपको दिखा भी नहीं कि आपके पास फिजिकली 1 लाख अब भी है, लेकिन देखा जाए उस 1 लाख की वैल्यू कम हो गई, आपके पैसे की रॉबरी हो गई। तो सीएन वकील इसको इनविजिबल रॉबरी कहते हैं। इन्फ्लेशन मस्ट बी कंट्रोल, इन्फ्लेशन को बच्चों कंट्रोल करना जरूरी है। देश को स्टेप उठाना चाहिए कि वो टाइम पे ही इन्फ्लेशन को कंट्रोल करे, अदरवाइज ये देश के लिए एक हैवॉक बन जाएगा। ठीक है, ये देश के लिए एक नरक बन जाएगी, समस्या बड़ी बन जाएगी, और इस प्रकार की इन्फ्लेशन को अपन लोग हाइपर इन्फ्लेशन कहते हैं। ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक्स की हेल्प से हम इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना सीख जाएंगे। मैक्रो इकोनॉमिक्स में हमारे पास फिस्कल पॉलिसी है, मॉनेटरी पॉलिसी है, जिसकी हेल्प से हम देश में इन्फ्लेशन के लेवल को कंट्रोल कर सकते हैं। फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी, ये दोनों की दोनों पॉलिसी मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा। आगे बोलता है कि अब ये हमने बोला कि महंगाई इतने परसेंट बढ़ गई, इन्फ्लेशन रेट इतने परसेंट है, उसका मतलब क्या है? तो यहां लिखा है मैंने, बोलता है द परसेंटेज इंक्रीज इन द एवरेज लेवल ऑफ प्राइस ओवर अ ईयर इज कॉल्ड द इन्फ्लेशन रेट। इन्फ्लेशन रेट का मतलब है कि एक साल में कितने परसेंट गुड्स के प्राइस बढ़ गए। अगर मैंने बोला कि इन्फ्लेशन रेट 6% है, इसका मतलब पिछले एक साल में देखा जाए तो गुड्स के प्राइस 6% से बढ़ गए, कि लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इस साल देखा जाए गुड्स के प्राइस 6% से बढ़ गए। एग्जांपल दिया है कि अगर इन्फ्लेशन रेट मान लो 10% है, तो इसका मतलब है जो हमारे गुड्स के जो एवरेज प्राइस है, जो हमारे गुड्स के प्राइस, जो हमारे आइटम्स के गुड्स के प्राइस है, वो लगभग 10% से बढ़ गए, कि अब वो वस्तु 10% आपको महंगी मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल, कोई गुड्स पिछली साल मान लो 50 की थी और इस साल प्राइस 10% बढ़ गए। अब इतनी मैथ तो आती होगी, 50 रुपए का 10% 5 रुपए, इट मींस वो गुड्स पहले 50 की थी, इस साल 5 रुपए महंगी, 10% महंगी, मतलब 55 की मिलेगी। समझ में आ गया? आगे बोलता है रेट्स ऑफ इन्फ्लेशन में वेरी फ्रॉम 1 और 2% पर ईयर। हर साल लगभग 1% या 2% के आसपास जो है रेट बढ़ती है, कई देशों में 4% या 5% भी होती है। ठीक है, अगर 1-2% बढ़ती है तो अच्छी बात है, इनको लो इन्फ्लेशन कंट्रीज कहते हैं, कि इन देशों में ज्यादा महंगाई नहीं बढ़ रही। एग्जाम्पल के तौर पर स्विट्जरलैंड, वहां पे इन्फ्लेशन की रेट ऐसी है, लेकिन अगर इन्फ्लेशन की रेट मान लो 1000% पर ईयर, 1,00,000% पर ईयर, भाई साहब ऐसे ऐसे बढ़े, तो भाई साहब वो फिर हाइपर इन्फ्लेशन वाले देश कहलाए जाएंगे। जैसे कि सोवियत यूनियन, मतलब कि रशिया। एक टाइम में रशिया में 1990s के टाइम में रशिया सोवियत यूनियन में बहुत सारे देश आते हैं, आपका रशिया आता है, यूक्रेन भी आपका सोवियत यूनियन का ही पार्ट है। तो इन देशों में 1990 के टाइम पे क्या हुआ था, बहुत ज्यादा महंगाई बढ़ गई थी, लगभग 1000% पर ईयर से इन देशों में महंगाई बढ़ रही थी। ये देश हाइपर इन्फ्लेशन या फिर एक्सट्रीम इन्फ्लेशन जो है फेस कर रहे थे। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स की हेल्प से हम इन्फ्लेशन को पढ़ेंगे, हम इन्फ्लेशन को सॉल्व करेंगे और किन किन तरीकों से इसे कम किया जा सकता है हम इसको जानेंगे। अगेन बोल रहा हूं, इन्फ्लेशन एक टॉपिक है, आपको इसके ऊपर आगे पूरा चैप्टर पढ़ना है। हम जो भी पढ़ रहे हैं वो छोटे छोटे टॉपिक है, इनके ऊपर पूरी डिटेल स्टडी हम आगे करने वाले हैं। होपफुली इन्फ्लेशन का तो मीनिंग आपको क्लियर हो गया होगा, इन्फ्लेशन का मतलब क्या है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए, अब आपने इतना कवर कर लिया, तो आइए अपने अगले मैक्रो इकोनॉमिक्स के मेजर इशू की ओर बढ़ते हैं। देखो, आपको टोटल 6 मेजर इशू पढ़ने हैं, 4 हो गए, 2 और पढ़ने हैं। उसके बाद आपके मैक्रो इकोनॉमिक्स का पूरा इंट्रोडक्शन खत्म हो जाएगा। फिर हम इसके बाद बिल्कुल एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे अगली क्लास से, दैट इज जो भी होगा आपको पता चल जाएगा। ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन आज आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है, अगला इशू है इंटरनेशनल इकोनॉमी। यस, अगर आप मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हो तो आपको इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स के बारे में भी स्टडी करनी पड़ेगी। भाई, एक देश अपने देश के अंदर रहकर ज्यादा डेवलपमेंट नहीं कर सकता, उसको दूसरे देशों का सपोर्ट, दूसरे देशों की हेल्प, दूसरे देशों से कैपिटल और दूसरे देशों से टेक्नोलॉजी चाहिए। तो हमको अपने देशों के साथ साथ दूसरे देशों को साथ लेकर चलना पड़ता है।
देखो देश दो तरह के होते हैं बेटा, एक होता है ओपन इकोनॉमी, एक होती है क्लोज इकोनॉमी। कितनी होती है? दो, ओपन इकोनॉमी और क्लोज। बेटा ओपन इकोनॉमी वो होती है जो दूसरे देशों के साथ कनेक्टेड रहती है, जो दूसरे देशों के साथ ट्रेड करती है, व्यापार करती है, उसे बोलते हैं ओपन इकोनॉमी। एक होती है क्लोज इकोनॉमी। क्लोज इकोनॉमी वो होती है जो दूसरे देशों के साथ व्यापार नहीं करती, उनसे अधिक संबंध नहीं रखती, उनसे अधिक ट्रेड नहीं करती, वो अपने में रहते हैं बस। आज के डेट में इकोनॉमी का ओपन होना आवश्यक है। क्लोज इकोनॉमी आज के डेट में ज्यादा डेवलप नहीं हो पाते। ओपन इकोनॉमी होगी, दूसरे देश के साथ संबंध बढ़ेगा तो उनसे हम हेल्प ले पाएंगे, तकनीक ले पाएंगे, कैपिटल ले पाएंगे, उनके आइडियाज ले पाएंगे, ठीक है। और इवन हमको फॉरेन करेंसीज की भी नीड पड़ती है अपने देश को डेवलप करने के लिए। तो जब तक हमारा व्यापार दूसरे देशों के साथ नहीं होगा, हमारे पास फॉरेन करेंसीज भी नहीं आएगी। समझ में आता है? तो याद रखना कि अब ये जो इंटरनेशनल इकोनॉमी हम जो पढ़ने वाले हैं, जो हम दूसरे देशों के साथ कैसे रिलेशन होते हैं, क्या होता है, ये भी आपके मैक्रो इकोनॉमिक्स का ही हिस्सा है। इंटरनेशनल इकोनॉमी हम पढ़ेंगे, बैलेंस ऑफ पेमेंट पढ़ेंगे, फॉरेन एक्सचेंज रेट पढ़ेंगे, बहुत सारी बातें हम पढ़ेंगे जहां पे एक देश दूसरे देश के साथ किस प्रकार के संबंध स्थापित करता है, कैसे कैसे क्या क्या बातें होती है, सारा मैक्रो इकोनॉमिक्स का हिस्सा है। तो बोलता है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स आल्सो स्टडीज ट्रेड अमंग डिफरेंट कंट्रीज। तो दूसरे देश के साथ जो ट्रेड होता है वो भी मैक्रो इकोनॉमिक्स का ही पार्ट है। इंटरनेशनल ट्रेड पढ़ेंगे क्या होता है, टैरिफ पढ़ेंगे क्या होता है, प्रोटेक्शन पढ़ेंगे क्या होता है, बोरिंग, दूसरे देश से उधार लेना उधार देना। तो ये सारे के सारे मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर ही आते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स में इन सब की काफी अहमियत है, ठीक है। आज की डेट में देखा जाए तो बहुत सारी इकोनॉमी ओपन इकोनॉमी, मैंने बोला ओपन इकोनॉमी वो होती है जो दूसरे देश के साथ व्यापार करती है, ठीक है। बोलते या फिर आप ऐसे बोल लो कि वो इकोनॉमी दैट हैज एक्सटेंसिव ट्रेडिंग एंड फाइनेंशियल रिलेशनशिप विद अदर नेशनल इकोनॉमीज। ओपन इकोनॉमी वो होती है जिनका दूसरी नेशनल इकोनॉमीज के साथ अच्छा ट्रेडिंग होती है, अच्छे संबंध होते हैं, अच्छी दोस्ती होती है। दूसरी ओर बेटा एक क्लोज इकोनॉमी भी होती है। क्लोज इकोनॉमी वो होती है जो दूसरे देशों के साथ इंटरैक्ट नहीं करती, जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड बाकी देश के साथ इंटरैक्ट नहीं करती, ऐसी इकोनॉमी को अपन लोग क्लोज इकोनॉमी कहते हैं। बोलता है मैक्रो इकोनॉमिक्स, जो मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो मैक्रो इकोनॉमिस्ट स्टडी पैटर्न ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड एंड बोरिंग टू अंडरस्टैंड बेटर द लिंक अमंग द नेशनल इकोनॉमीज। अगर हमको एक देश और दूसरे देश के बीच अच्छे संबंध स्थापित करना है, उनके पैटर्न को समझना है, उनसे किस तरीके से व्यापार करना है, अगर हमको ये जानना है तो मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ना पड़ेगा। विदाउट द हेल्प ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स आप दूसरे देश के साथ अच्छे संबंध व्यापार के, ट्रेड के नहीं स्थापित कर सकते। समझ में आ गया? एग्जाम्पल के तौर पे जब हम दूसरे देश के साथ व्यापार करते हैं तो कभी कभी अपने को फायदा होता है, उसको बोलते हैं ट्रेड सरप्लस। ट्रेड सरप्लस कब होता है? जब फायदा। वो कैसे होता है? जब हमारा एक्सपोर्ट ज्यादा हो, हमने ज्यादा बेचा, और इंपोर्ट कम हो, हमने कम खरीदा। तो हमको भाई बिकॉज ज्यादा बेचेंगे तो ज्यादा पैसा आएगा ना, और कम खरीदेंगे तो पैसा कम जाएगा। तो अपने पास ज्यादा पैसा आया, कम पैसा गया, तो बैलेंस बच गया ना। इसको बोलते हैं ट्रेड सरप्लस। तो जब एक्सपोर्ट ज्यादा हो, इंपोर्ट कम हो, तो ट्रेड सरप्लस होता है। और मान लो अगर एक्सपोर्ट कम है और इंपोर्ट ज्यादा है तो ट्रेड डेफिसिट होता है। अब इनमें से कौन सी सिचुएशन देश के लिए सही है? ट्रेड डेफिसिट सही है, ट्रेड सरप्लस सही है। ये इम्बैलेंस बना हुआ है कि हमको नहीं पता, या बैलेंस नहीं बन रहा, हमको नहीं पता कि ट्रेड डेफिसिट ठीक है, ये ट्रेड सरप्लस ठीक है। तो इन चीज की स्टडी करने के लिए मैक्रो इकोनॉमिक्स सामने आई कि जहां पे ट्रेड में जो इम्बैलेंस बना हुआ होता है कि कभी कभी डेफिसिट हो रहा है, कभी कभी सरप्लस हो रहा है, वो सही है या गलत है, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इन सब की स्टडी करेंगे ना मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर अपन लोग जो है इंटरनेशनल ट्रेड की स्टडी भी करेंगे कि दूसरे देश के साथ ट्रेड कैसे करते हैं, उनके रिकॉर्ड को मेंटेन किस प्रकार रखते हैं। मैं इसके लिए आपको प्रॉपर पढ़ाऊंगा एक चैप्टर बैलेंस ऑफ पेमेंट, प्रॉपर पढ़ाऊंगा एक चैप्टर फॉरेन एक्सचेंज रेट, जहां पर आप दूसरे देश के साथ किस प्रकार के संबंध, कैसे संबंध स्थापित करने होते हैं, वहां पे डिटेल में सीखेंगे। तो इंटरनेशनल इकोनॉमी भी एक तरह के आपके मैक्रो इकोनॉमिक्स का ही पार्ट है, मैक्रो इकोनॉमिक्स का ही इशू है। होपफुली समझ में आ गया होगा। इसको भी आप जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको भी आप जो है नोट कर सकते हैं।
तो होपफुली आपने इसको जो है नोट कर लिया होगा या स्क्रीनशॉट खींच लिया होगा। अब भैया हम लोग बढ़ते हैं अपने आखिरी मेजर मैक्रो इकोनॉमिक्स इशू की ओर। ठीक है, इसके बाद आपका टॉपिक खत्म हो जाएगा। मैक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब क्या है, उसके मेजर इशू क्या है, भाई सब खत्म। पेपर में 15 से 18 नंबर का इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा, इसका लिखना मीनिंग, ये 6 पॉइंट जो बताया वो लिख के आना, पूरे पूरे मार्क्स मिलेंगे, एक सिंगल नंबर नहीं कटने वाला। और ये क्वेश्चन एग्जाम में मोस्टली आता है कि व्हाट डू यू मीन बाय मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड व्हाट आर इट्स मेजर इश्यूज। ठीक है, तो आखिरी इशू है मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी। यस बेटा, मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम बहुत सारी पॉलिसीज की बात करते हैं, लेकिन मेनली मैक्रो इकोनॉमिक्स में 2 पॉलिसी की बात होती है। ठीक है, देखो पॉलिसी मतलब क्या है कि मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी का मतलब है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स ने देश की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बहुत सारी पॉलिसीज दी है, जहां पे 2 मेन पॉलिसीज है जिनकी हेल्प से मोस्टली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। और उन पॉलिसीज का नाम है फिस्कल पॉलिसी एंड मॉनेटरी पॉलिसी। बेटा, फिस्कल पॉलिसी इज द पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट, जो देश की सरकार देश की समस्याओं को ठीक करने के लिए जो पॉलिसी यूज करती है उसको बोलते हैं फिस्कल पॉलिसी। वहां पे गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर से, गवर्नमेंट खर्चा ज्यादा करके या कम करके, और अपने टैक्सेशन से, टैक्स ज्यादा लगाकर या कम लगाकर देश की प्रॉब्लम को सॉल्व करती है। अब आपके माइंड में आ रहा होगा, भैया हमें कैसे पता खर्चा ज्यादा कब करना है, कम कब करना है, टैक्स ज्यादा कब, कम कब? अरे बेटा, अरे मेरे प्रभु, अरे मेरी माताओं, मैंने क्या बोला, ये केवल आपका एक इंट्रो है आपकी बुक का। ये सारी बातें डिटेल में पढ़ाऊंगा, फिस्कल पॉलिसी डिटेल में पढ़ाऊंगा पूरी, मॉनेटरी पॉलिसी डिटेल में पढ़ाऊंगा पूरी। अब भाई क्यों मर रहे, क्यों परेशान हो रहे हो? मैं हूं ना, बस टेंशन ना लो। अभी सिंपल समझो, फिस्कल पॉलिसी इज द पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट, कि भाई सब गवर्नमेंट के खर्चे और गवर्नमेंट के टैक्सेशन पर बेस्ड है। ऐसे ही एक मॉनेटरी पॉलिसी है। मॉनेटरी पॉलिसी इज द पॉलिसी ऑफ सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक, एक देश का सेंट्रल बैंक। इंडिया में कौन है जी? RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। तो जो RBI है, अमेरिका में कौन है? फेडरल रिजर्व सिस्टम या फेडरल रिजर्व बैंक। तो जो आपका, हाँ, फेडरल रिजर्व सिस्टम, तो जो आपका अमेरिका वाला है, जो इंडिया, ये सेंट्रल बैंक है। ये जिस पॉलिसी का यूज करते हैं देश की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, बेटा इसको बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। तो फिस्कल पॉलिसी इज द पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट, हिंदी में इसको बोलते हैं राजकोषीय नीति। और मॉनेटरी पॉलिसी इज द पॉलिसी ऑफ सेंट्रल बैंक, हिंदी में इसको बोलते हैं मौद्रिक नीति। मेरे को इकोनॉमिक्स हिंदी में भी आती है, मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों को ही पढ़ाता हूं, बट फिलहाल मैं यहाँ पे केवल इंग्लिश में डिस्कस कर रहा हूँ। फिलहाल मैं केवल इंग्लिश में आपको इको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, अब बात करें RBI की पॉलिसी, तो RBI अपनी पॉलिसीज में या फिर सेंट्रल बैंक अपनी पॉलिसीज में इंटरेस्ट रेट चेंज करके, अब इंटरेस्ट रेट बहुत सारी होती है, आपने शायद बचपन में अपने 11-12 में पढ़ा हो, रेपो रेट, बैंक रेट, CRR, SLR, ओपन मार्केट ऑपरेशन, रिवर्स रेपो रेट, ये सारा आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा। तो ये सारी बातें आपकी आती है मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर। मॉनेटरी पॉलिसी भी आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा ना, क्यों टेंशन ले रहे हो, स्वयं आता है। अब तो इन पॉलिसीज से जो है हम क्या करते हैं, देश की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। अगर तो देखो, इन दोनों पॉलिसी में देखा जाए तो मॉनेटरी पॉलिसी ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू फिस्कल पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी पर मैक्रो इकोनॉमिक्स अधिक ध्यान देती है एज कंपेयर टू फिस्कल पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी में क्या होता है, इंटरेस्ट रेट, सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट रेट चेंज करेगा, इंटरेस्ट रेट को चेंज करके, या मनी सप्लाई कि देश में कितना पैसा इस समय है, मनी सप्लाई को चेंज करके। अब मनी सप्लाई क्या होता है, अभी सिंपल समझ लो, देश में जितना पैसा है उसको बोलते हैं मनी सप्लाई। इसके ऊपर भी चैप्टर है, अगेन बोल रहा हूं, अभी इंट्रो पढ़ रहे हैं, हर चीज के ऊपर डिटेल में आगे बात करेंगे। अभी तो क्लास स्टार्ट हुई है, सेकंड क्लास है, अभी रुक तो जाओ प्रभु, रुक तो जाओ। तो RBI सेंट्रल बैंक अपने इंटरेस्ट रेट चेंज करके या मनी सप्लाई को चेंज करके जो है इकोनॉमी में जो है परिवर्तन लेके आता है। फॉर एग्जांपल, अगर मान लो सेंट्रल बैंक अपने इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दे, ठीक है, तो इससे क्या होगा, इट मींस सेंट्रल बैंक ने टाइट मॉनेटरी पॉलिसी का यूज करा, सेंट्रल बैंक ने एक कठोर टाइट मॉनेटरी पॉलिसी का यूज करा। जब सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाएगा, एक टाइट मॉनेटरी पॉलिसी का यूज करेगा, तो इससे मार्केट में डिमांड का लेवल, देश में डिमांड का लेवल कम हो जाएगा। और अगर सेंट्रल बैंक एक लूज मॉनेटरी पॉलिसी का यूज करता है,
मतलब सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट रेट काफी कम कर देता है, तो उससे मार्केट में डिमांड का लेवल बढ़ जाएगा। तो मार्केट में डिमांड का लेवल बढ़ाने के लिए, घटाने के लिए, मार्केट में प्राइस को बढ़ाने के लिए, घटाने के लिए, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए सेंट्रल बैंक अपनी मॉनेटरी पॉलिसीज का यूज करता है। यूज होती कैसे है ये सारी बातें हम बाद में जानेंगे। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर एक इशू ये भी आता है कि किस प्रकार से सेंट्रल बैंक और गवर्नमेंट अपनी फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसीज का यूज करेंगे। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आपको ये भी बातें डिटेल में जाननी होती है। समझ में आ गया? तो जो मैंने बोला ना बच्चों, सारा का सारा A to Z वही लिखा है, ठीक है, कि मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी जो है क्या करती है, मैक्रो इकोनॉमिक्स पॉलिसी अफेक्ट करती है पूरी की पूरी इकोनॉमी को। यहां पे दो प्रकार की मेन पॉलिसीज है, कौन कौन सी? एक होती है फिस्कल पॉलिसी, एक होती है बच्चों मॉनेटरी पॉलिसी। अगर बात करें फिस्कल पॉलिसी की तो ये गवर्नमेंट के खर्चे, स्पेंडिंग और गवर्नमेंट के टैक्सेशन से संबंधित है। जबकि बात करें मॉनेटरी पॉलिसी की तो मॉनेटरी पॉलिसी बच्चों मनी सप्लाई पर डिपेंड करती है और इंटरेस्ट रेट पर डिपेंड करती है। और मॉनेटरी पॉलिसी को कौन कंट्रोल करता है? जी सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक द्वारा मॉनेटरी पॉलिसीज को कंट्रोल किया जाता है। यूएस में कौन है? जी यूएस में है फेडरल रिजर्व सिस्टम। और भारत में कौन है? जी इंडिया में आपका है आरबीआई। ठीक है, अब कुछ इकोनॉमिस्ट है, एक इकोनॉमिस्ट है, दो, लिप्से एंड क्रिस्टल। तो लिप्से एंड क्रिस्टल क्या बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में पढ़ते हैं? वो बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी इन्वॉल्व चेंजिंग इंटरेस्ट रेट एंड मनी सप्लाई। मॉनेटरी पॉलिसी में क्या होता है? इंटरेस्ट रेट चेंज करना और मनी सप्लाई को चेंज करना ताकि वो इकोनॉमी को इन्फ्लुएंस कर सके। इंटरेस्ट रेट और मनी सप्लाई को चेंज करके पूरी की पूरी इकोनॉमी में बवाल और कमाल, पूरी इकोनॉमी में बवाल और कमाल दोनों किया जा सकता है। कैसे भाई साहब? मॉनेटरी पॉलिसी को चेंज करके बोलता है अगर मान लो सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट रेट को हाई करता है तो ये सिम्टम है कि सेंट्रल बैंक ने एक टाइट मॉनेटरी पॉलिसी का यूज किया। जब इंटरेस्ट रेट ज्यादा होती है तो इससे डिमांड का लेवल देश में कम हो जाता है। और दूसरी ओर अगर इंटरेस्ट रेट कम हो, अगर सेंट्रल बैंक लूज मॉनेटरी पॉलिसी का यूज करे तो उससे देश में डिमांड बढ़ जाती है और डिमांड से ही मार्केट में प्राइस पर भी प्रभाव पड़ता है, इन्फ्लेशन पर भी प्रभाव पड़ता है। तो मॉनेटरी पॉलिसी भी अपने आप में और फिस्कल पॉलिसी भी अपने आप में एक अनदर इशू है मैक्रो इकोनॉमिक्स का। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में आपको फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी दोनों को ही डिटेल में समझना पड़ेगा। तो हमने 6 मेजर मैक्रो इकोनॉमिक्स के इश्यूज की बात करी। पेपर में इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा, आप लिख के आएंगे। और देखो क्वेश्चन ना भी आए तो अब आपको समझ में आ चुका है मैक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब क्या है और हम कौन कौन से एरिया में कहां तक मैक्रो इकोनॉमिक्स की पहुंच है, हम कौन कौन से एरिया में मैक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी करने वाले हैं। जीडीपी, नेशनल इनकम में स्टडी करेंगे, बिजनेस साइकिल में पूरी मैक्रो इकोनॉमिक्स आएगी, अनएम्प्लॉयमेंट में पूरी मैक्रो इकोनॉमिक्स आएगी, इन्फ्लेशन में पूरी मैक्रो इकोनॉमिक्स आएगी, इंटरनेशनल ट्रेड में पढ़ेंगे, मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी। तो ये केवल और केवल मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक छोटा सा ओवरव्यू है, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है। पूरी की पूरी मैक्रो इकोनॉमिक्स तो आपकी अब स्टार्ट होगी। अब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के हर एक टॉपिक की गहराई में जाएंगे। अब मैक्रो इकोनॉमिक्स के हर एक टॉपिक को डिटेल में पढ़ेंगे, जैसे कि नेशनल इनकम डिटेल में अब अपन लोग उसको पढ़ने वाले हैं, जीडीपी डिटेल में अब अपन लोग उन चीजों को पढ़ने वाले हैं। तो होपफुली आपका टॉपिक था, या फिर मैं इसको चैप्टर 1 बोलूंगा कि मैक्रो इकोनॉमिक्स और इसके मेजर इश्यूज। तो चैप्टर 1 2 क्लास हुई, चैप्टर 1 खत्म हो गया, मैक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब क्या है और उसके मेजर इश्यूज क्या है। अगली क्लास में एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे और होपफुली हम अगली क्लास में नेशनल इनकम ही स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो बेटा आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू। ठीक है, मेरे टेलीग्राम चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिए, मेरे जो व्हाट्सएप नंबर मैंने आपको दिया है उस पर अपनी डिटेल्स भेजिए, मुझसे कनेक्ट रहिए ताकि हम अपने ग्रेजुएशन में और पोस्ट ग्रेजुएशन में काफी अच्छा स्कोर कर सके। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।